Hello students, today we are going to talk about chapter 6, The Making of a Scientist, from the book Footprints Without Feet. In this chapter, as the title itself tells something, that the making of scientist, हम देखेंगे कि कैसे एक साइंटिस्ट बनता है and who are the people those who help him. The author of this chapter is Robert W. Peterson. In this chapter हम देखेंगे कि रिचर्ड एब्राइट ने बहुत सारे अवार्ड जीते और पर्टिकुलरली उसका जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज की स्टडीज़ में, उसकी वजह से विज्ञान यानी साइंस की पूरा दुनिया जो है उसके सामने खुल गई और उसी के द्वारा उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, यानी फेमस हो गया वो बटरफ्लाइज में इंटरेस्ट होने के कारण. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. एट द एज ऑफ 22 साल की उम्र में अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, एक पुराना स्काउट ऑफ द ईयर. स्काउट ऑफ द ईयर यहाँ पर एक टाइटल यानी अवार्ड हो सकता है पहले जो उसको मिला था. एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, उसने विज्ञान की दुनिया को रोमांचित कर दिया, यानी कुछ ऐसा आश्चर्यजनक काम किया जिससे सारे लोग सरप्राइज रह गए, यानी कि खुश हो गए और उनके अंदर जोश आ गया. विद अ न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत यानी एक नई थ्योरी के साथ. ऑन हाउ सेल्स वर्क, की सेल्स कैसे काम करती हैं. रिचर्ड एस एब्राइट एंड हिज कलीग रूममेट, रिचर्ड एब्राइट और उसका साथी जो उसके साथ रूममेट माने साथी, एक्सप्लेन द थ्योरी, उन्होंने इस सिद्धांत को विस्तार से बताया. इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, और जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, यानी कि ये मैगज़ीन थी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया और उस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि सेल्स कैसे काम करती हैं. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट्स. इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल यानी एक साइंटिफिक मैगज़ीन जो थी उसने पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट यानी दो लोग थे तो उनके काम को जो है उन्होंने पब्लिश किया. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15. स्पोर्ट्स की दुनिया में अगर कंपेयर करें यानी तुलना करें तो जैसे कि 15 साल की उम्र में कोई बच्चा जो है वो 100 रन बना ले या जो है बहुत सारे विकेट ले ले, वैसा ही रोमांचक काम ये साइंस की दुनिया में था. एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, यानी कि बहुत सारे रन जो है एक साथ बना ले. फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. रिचर्ड एब्राइट के लिए ये इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग, यानी पहली उपलब्धि थी उसकी, यानी कि उसने उसके बाद बहुत सारी उपलब्धियां जो हैं हासिल करी, यानी कि बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारी खोज करी उसने, और ये उसकी पहली उपलब्धि थी कि सेल जो है कैसे काम करती है. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये जो साइंटिफिक वर्ल्ड में उसने जो बहुत बड़ा काम किया ये कब शुरू हुआ, यानी बटरफ्लाइज की स्टडीज़ के समय. एन ओनली चाइल्ड, यानी अकेला लड़का था वो अपने माँ बाप का. एब्राइट ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, एब्राइट बड़ा हुआ नॉर्थ ऑफ रीडिंग यानी रीडिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बड़ा हुआ, मतलब जगह का नाम है रीडिंग, वहाँ पर वो पढ़ा लिखा और बड़ा हुआ. पेंसिल्वेनिया स्टेट है, पेंसिल्वेनिया राज्य में रीडिंग डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर जो है वो पला बड़ा. देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर ही सेड, उसने बताया कि वहाँ बहुत कुछ नहीं था कि वो कुछ कर सकता. आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, और वो बताता है अपने बचपन में कि वो फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था विद अ टीम ऑफ वन, मतलब उसका साथी नहीं था कोई. बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक चीज़ थी जो वो कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, यानी कि चीज़ें इकट्ठी करना, जैसा कि ये बच्चों में आदत होती है कि वो उनके कुछ ना कुछ कलेक्ट करने की आदत होती है. सो ही डिड, और उसने वैसा ही किया. एंड डिड ही एवर, और हमेशा के लिए करता रहा. बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, यानी वो जब केजी क्लास में था, छोटी क्लास में, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्राइट ने जो है बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया, यानी तितलियाँ.
विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ इच्छा के साथ, दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, और उसकी वजह से सारी, मतलब ये जो बटरफ्लाई कलेक्शन की जो आदत थी उसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट जो है सारी एक्टिविटीज़ में पड़ा। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उसने रॉक्स यानी चट्टाने, पत्थर इकट्ठे करे। फॉसिल्स यानी जो दबे हुए जीव होते हैं बहुत हज़ारों लाखों साल पुराने, वो इकट्ठे किए। कॉइन्स, सिक्के इकट्ठे किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और वो एक ईगर, उत्सुक, यानी कि बहुत क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर जानने की। एस्ट्रोनॉमर यानी कि स्पेस की दुनिया में क्या कैसे क्या होता है, क्या क्या है उसके। 2 समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी पूरी रात जो है तारों की तरफ देखता रहता था, अचानक मतलब जो है एकटक देखता रहता। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, शुरू से ही यानी क्लास 1 से ही उसके अंदर एक उत्सुकता होती थी जानने की। ड्राइविंग क्यूरियोसिटी का मतलब एक ऐसी तीव्र इच्छा उसके अंदर रहती थी हमेशा दिमाग में कि नई नई चीज़ों के विषय में जानकारी इकट्ठी करे। ही आल्सो हैड ए मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट, और उसकी माँ भी थी जिन्होंने उसको एनकरेज किया यानी उत्साहित किया कि जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट यानी जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट था उसको और बढ़ावा दिया उन्होंने। इन लर्निंग, सीखने में। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसको घुमाने ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उसके लिए उन्होंने, उसकी माँ ने टेलीस्कोप खरीदे, माइक्रोस्कोप्स खरीद दिए, कैमरास खरीद दिए बहुत सारे। माउंटिंग मटेरियल्स यानी पर्वतारोहण के लिए यानी पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए जो भी ज़रूरी सामान थे। एंड अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरे जो ज़रूरी साधन थे, टूल्स, और एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और बहुत तरीके से उसकी मदद करी यानी अपने बेटे की, रिचर्ड एब्राइट की। I was his only companion until he started school, his mother said. उसकी मदर ने बताया कि वह उसकी अकेली दोस्त थी जब तक वह स्कूल नहीं जाने लगा। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और फिर जो है वो बताती हैं कि जो है जब स्कूल के बाद जो है उसके दोस्तों को वो बुला करके घर लाती थी, यानी वो बाहर नहीं जाता था खेलने के लिए। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में वो दोनों साथ बैठकर काम करते थे, यानी कि जो भी करना होता था उसकी मदर भी उसके साथ रहती थी। रिची वॉज माई होल लाइफ, वो बताती हैं, उसकी मदर बताती हैं कि रिची जो है उनके लिए पूरी दुनिया थी, यानी कि आफ्टर हिज फादर डाइड, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी और उसके बाद रिची ही था उनके लिए जो कि सब कुछ था। When रिची वॉज इन 3rd grade, यानी कि उसके फादर जो है जब वो 3rd क्लास में था, क्लास 3 में, तो उसके फादर की डेथ हो गई थी। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, वो यानी उसकी माँ और जो रिचर्ड एब्राइट है दोनों जो है लगभग रोज़ शाम को डाइनिंग रूम में यानी खाना साथ खाते थे। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, यानी अगर उसके पास कोई काम नहीं करने को होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो उसकी माँ जो है बताती हैं कि वो मतलब उसके लिए काम खोज लाती थी। चलो आज ये वाली खोज करो, यानी इसके विषय में पढ़ो या ऐसा कुछ करो जिससे कि तुम्हारा एक्साइटमेंट बना रहे। नॉट फिजिकल वर्क, फिजिकल वर्क नहीं कि फावड़ा चलाना हो या जो है कसरत करनी हो, मतलब उसके लिए साइंस की दुनिया से बहुत सारी चीज़ें जैसे कोई बुक ले आई या कुछ एक्टिविटीज़ दे दी उसको करने के लिए ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे। जैसे बता रहे हैं, बट लर्निंग थिंग्स, हिज मदर सेड, ही लाइक्ड इट, वह पसंद करता था ऐसा करना। ही वॉन्टेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और वो हमेशा सीखता रहा, मतलब उसकी क्यूरियोसिटी सीखने में बनी रही। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल्स, यानी स्कूल में जो है जब भी वो स्टूडेंट था तो उसने टॉप ग्रेड यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर उसने स्कोर किए। On every day things he was just like every other child. On every day मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो बाकी दूसरे बच्चों जैसा ही था, उसकी मदर बताती हैं, यानी कोई स्पेशल नहीं उसके अंदर दिखता था, ऐसे सामान्य उसमें। By the time he was in the 2nd grade, और जब वो 2nd क्लास में आया, एब्राइट हैड कलेक्टेड all 25 species of butterflies, तो रिचर्ड एब्राइट ने जो है सारी 25 जो प्रजातियां थीं बटरफ्लाइज की
स्पेसीज़ मतलब प्रजातियों से, यानी टाइप्स जो होते हैं, पूरे 25 टाइप की जो बटरफ्लाइज थी उन सबको इकट्ठा कर लिया था। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, यानी उसका होम टाउन रीडिंग है, और वहाँ पर जितनी भी बटरफ्लाइज़ की जो टाइप्स पाए जाते थे वो सब वो इकट्ठा कर लिया था। ये सी फॉलोइंग बॉक्स, यानी बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, वो ही सेड, वो बताता है कि वो जो है जब उसने 25 मतलब पूरे 25 टाइप्स की बटरफ्लाइज इकट्ठी कर ली, तो वो कहता है कि हो सकता था कि ये मेरी मतलब एक्टिविटी का अंत हो, यानी बटरफ्लाइज कलेक्टिंग का। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक, तो फिर जो है उसकी माँ जो है एक बच्चों वाली किताब ले आई, कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, यानी कि मोनार्क एक्स एक बटरफ्लाइज का टाइप है और वो कहाँ कहाँ यात्रा करती है, उस बुक का यही टाइटल था। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, उस किताब में ये बताया गया था कि कैसे जो है मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं वो माइग्रेट करती हैं, यानी सेंट्रल अमेरिका की तरफ जाती हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, और इस बुक ने जो है रिचर्ड अब्राइट के लिए पूरी विज्ञान की दुनिया खोल के रख दी, यानी कि उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। टू द ईगर यंग कलेक्टर, यानी जो ईगर यंग कलेक्टर रिचर्ड अब्राइट के लिए कहा गया है कि वो जो है शुरू से ही, बचपन से ही वो चीज़ें कलेक्ट करने का उसका शौक़ था और बटरफ्लाइज में सबसे ज़्यादा था। एट द एंड ऑफ द बुक, उस बुक के अंत में जो है, जो बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उस बुक के लास्ट में जो है ये बताया गया था, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन। रीडर्स को इन्वाइट किया गया था, यानी जो ऑथर था उसने जो है रीडर्स को इन्वाइट किया था अपने यहाँ, अपनी लेबोरेटरी में, कि वो आएँ और बटरफ्लाइज कैसे माइग्रेट करती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मीलों दूर कैसे वो जाती हैं, उसके विषय में जो स्टडी है उसमें मदद करने का ऑफ़र था। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। मतलब उसमें कहा गया था कि उन लोगों को जो बटरफ्लाइज की स्टडीज़ करते हैं कि वो बटरफ्लाइज में टैग लगा दें, एक स्लिप लगा दें बटरफ्लाइज में, और ये कहा था डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ने, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के जो प्रोफेसर थे उन्होंने ये बात कही। रिचर्ड एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट, एब्राइट की मदर ने जो है डॉक्टर अर्कहार्ट को लेटर लिखा। एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स, और जल्दी ही उसके बाद जो है एब्राइट ने एक लाइट हल्का सा जो है स्लिप जो है एडहेसिव यानी गोंद के साथ जो है बटरफ्लाइज के पंखों में वो चिपका देता, ताकि पता चले कि ये बटरफ्लाइज कहाँ से आई है और कहाँ तक पहुँची। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई, और जिसको भी वो टैग्ड बटरफ्लाइज मिलती थी, वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट, उससे कहा जाता था कि वो जो है वो बटरफ्लाई जो है डॉक्टर अर्कहार्ट को भेज दें। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लेट लास्ट 6 वीक्स, यानी बटरफ्लाइज का जो कलेक्टिंग सीजन था, यानी जिस मौसम में बटरफ्लाइज मिलती थी और कोई कलेक्ट कर सकता था, वो 6 हफ्ते तक रहता था रीडिंग में। रीडिंग ये जगह है जहाँ पर रिचर्ड एब्राइट पैदा हुआ था और जहाँ उसने पढ़ाई लिखाई करी थी, पेंसिल्वेनिया स्टेट में। ये गर्मियों में ऐसा होता था, यानी गर्मियों में 6 हफ्ते बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का मौसम रहता था। ये सी ग्राफ बिलो, इसमें ग्राफ दिया हुआ है बुक में, वो आप देख सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम, अगर आप उनका पीछा करते हैं, चेज मिस होता है पीछा करना, 1 by 1 अगर एक एक करके पीछा करते हैं, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, तो इसके लिए उसने क्या किया कि एक एक का पीछा करने के बजाय रिचर्ड एब्राइट ने सोचा कि बटरफ्लाइज को झुंड जो है उनको अपने यहाँ जो है
यानी कि छोटी से लेकर के बड़ी बटरफ्लाइज का मतलब उनको कैसे पैदा होती हैं, कैसे वो बड़ी होती हैं, वो अपने घर पर ही उसने करना शुरू कर दिया। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, वो एक फीमेल मोनार्क जो है बटरफ्लाई का टाइप है, वो पकड़ता। टेक हर एग्स, उसके अंडे इकट्ठे करता, कलेक्ट करता। एंड रेज देम, और उनको बड़ा करता। इन हिज बेसमेंट, अपने घर के बेसमेंट में यानी नीचे वाले तल में। थ्रू दियर लाइफ साइकिल, उनकी जो लाइफ साइकिल होती थी उसके द्वारा। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, पहले अंडे इकट्ठे बनते, फिर उसके बाद कैटरपिलर टू प्यूपा, यानी कैटरपिलर के बाद प्यूपा बनता, टू एडल्ट बटरफ्लाई, और उसके प्यूपा के बाद एडल्ट बटरफ्लाई। यानी ये एक लाइफ साइकिल था, यानी पहले अंडे, फिर उसके बाद कैटरपिलर, फिर उसके बाद प्यूपा और फिर एडल्ट बटरफ्लाई। देन ही वुड टैक द बटरफ्लाइज विंग्स, और फिर वो जो है जब बटरफ्लाइज बड़ी हो जाती तो उनमें जो है टैग लगा देता, यानी स्लिप लगा देता। एंड लेट देम गो, और उनको जाने देता। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बरसों तक जो है उसका जो घर का बेसमेंट था वहाँ पर मतलब बहुत सारी मोनार्क बटरफ्लाइज का घर रहा। यानी कि मोनार्क बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल है, बहुत सारे अंडे हुआ करते थे, बहुत सारे प्यूपास थे, कैटरपिलर और एडल्ट बटरफ्लाइज रहा करती थी। इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, फिर वो बताता है कि अंततः लास्ट में जो है क्या हुआ कि उसका इंटरेस्ट जो है कम हो गया बटरफ्लाइज टैग करने में, यानी कि स्लिप लगाने में कि कौन सी बटरफ्लाइज कहाँ जाती है ये पता करने में। इट्स टीडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक। इट इज़ टीडियस यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। टीडियस का मतलब था द वर्क दैट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला काम था। और उसका देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, और कोई फीडबैक भी नहीं होता था। एब्राइट सेड, एब्राइट ने बताया। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, यानी पूरे समय जब तक वो करता रहा। ही लाफ्ड, वो हंस के बताया उसने। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, यानी कि हज़ारों बटरफ्लाइज जो उसने टैग करी थी उनमें से केवल 2 बटरफ्लाइज पकड़ी गईं। एंड दे वर नॉट मोर दैन 75 माइल्स फ्राम वेयर आई लिव्ड, और वो सिर्फ बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी, यानी 75 माइल्स ही दूर गई थी जहाँ वो रहता था। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is. फिर 7th ग्रेड में यानी 7th क्लास में जब पहुंचा तब उसको जो है एक हिंट मिली, यानी आइडिया मिला कि वास्तव में साइंस है क्या। When he entered a county science fair, जब उसने एक काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया यानी भाग लिया। एंड लॉस्ट, और उसको कोई इनाम नहीं मिला, यानी कि कुछ भी नहीं मिला। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग, ये बहुत ही सैड फीलिंग यानी दुख का टाइम था, समय था। वो बताता है कि टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग, कि वहाँ बैठें पूरे दिन और कोई भी इनाम उसको ना मिले। वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, जबकि बाकी जो लोग हैं उनको कुछ न कुछ इनाम मिले। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़, यानी उसने जो कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट किया था और उसका जो प्रोजेक्ट था वो था कि स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़ के स्लाइड्स बना करके उसने दिखाया था लोगों को। विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो उसने माइक्रोस्कोप के नीचे मतलब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में दिखाया था उसने। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, तो वहाँ उसको महसूस हुआ कि जिन्होंने इनाम जीता था यानी जिनको मतलब प्राइजेज़ मिले थे उन्होंने वाकई मेहनत करी थी, कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स, वास्तविक एक्सपेरिमेंट्स करे थे, सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाए थे, यानी दिखावटी वाले प्रोजेक्ट नहीं थे। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, यानी कि चार्ट पेपर बना करके डिस्प्ले नहीं किया गया था, यानी उन्होंने वास्तव में कुछ रियल वर्क किया था। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट डिराइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग, अब पहले से ही मतलब यानी वहाँ उसको समझ में आया कम्पिटिटिव स्पिरिट यानी कि प्रतियोगिता की जो भावना होती है अंदर की, कैसे हम दूसरों को बीट करें, ये वहाँ जो है एब्राइट के दिमाग में आई, यानी उसके मन में आई। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, उसको पता था कि अगले साल के फेयर के लिए यानी काउंटी फेयर जब लगेगा,
आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, तो उसे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट यानी वास्तविक एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाने, मतलब प्रोजेक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा। ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, और जिस सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट था यानी जानकारी सबसे ज़्यादा थी वो इंसेक्ट यानी कीड़ों के ऊपर यानी बटरफ्लाइज के ऊपर था वर्क, जो कि पिछले कई सालों से वो कर रहा था, यानी उनके विषय में जानकारी इकट्ठी कर रहा था कि कीड़े कैसे बढ़ते हैं और कैसे उनकी लाइफ साइकिल है। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज़, और उसने जो है डॉक्टर अर्कहार्ट को लेटर लिखा कि वो कुछ आइडिया दे उसको कि किस प्रोजेक्ट पर वो काम करे। एंड बैक केम अ स्टॉक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और डॉक्टर अर्कहार्ट ने जो है उसको बहुत सारे सजेशंस एक्सपेरिमेंट करने के दे दिए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और ये जो जितने सजेशंस आए थे उनकी वजह से वो पूरा बिजी रहा पूरे हाई स्कूल के दौरान, यानी हाई स्कूल क्लास में जब था 10th में। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स टू इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, और इनकी वजह से वो जो है पहले वो काउंटी साइंस फेयर में वो जो प्रोजेक्ट उसने अपने दिखाए उसमें उसको प्राइज़ मिला, और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी उसको प्राइज़ मिला। फॉर हिज 8th ग्रेड सब प्रोजेक्ट, उसके 8th ग्रेड प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज़, एब्राइट ने वायरल डिजीज़ का क्या कारण है ये पता करने की कोशिश करी। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, जिसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर जो है हर साल मर जाते हैं। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरीड बाय अ बीटल, एब्राइट को लगा था कि ये जो बीमारी है जो वायरल डिजीज़ है जिसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर मर जाते हैं हर साल, वो जो है एक बीटल के द्वारा फैलाई जाती है, यानी बीटल जो है उसका कैरियर है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और उसने जो है रियल एक्सपेरिमेंट के तौर पर कैटरपिलर्स को बढ़ाना शुरू किया, यानी उनको जो है आगे बढ़ने में मदद करी, ग्रो करने में मदद करी, और बीटल्स पास में रखे इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, और उस बताता है कि उसको कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला, वास्तविक रिजल्ट नहीं मिला, सॉलिड रिजल्ट नहीं मिला कह सकते हैं। बट आई वेंट अहेड एंड शोड, लेकिन वो आगे करता गया काम और उसने दिखाया दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट्स, कि उसने कोशिश करी थी, यानी एक्सपेरिमेंट किए थे बीटल्स को रख करके, तो कम से कम उसको प्राइज़ भी मिला, और कम से कम ये पता चला कि बीटल्स की वजह से बटरफ्लाइज नहीं मरती हैं। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थियोरी दैट वायसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अगले साल जो है उसका जो साइंस फेयर में जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि टेस्टिंग, मतलब ये टेस्ट करना था कि वायसरायज बटरफ्लाइज जो है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करते हैं, यानी उन्हीं की तरह दिखती हैं। द थियोरी वॉज दैट वायसराय लुक्स लाइक मोनार्क, कि वायसराय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह दिखती है। बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज का टेस्ट है जो, यानी जो चिड़िया मोनार्क बटरफ्लाइज को खा जाती हैं तो उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और दूसरी तरफ वायसराय बटरफ्लाई जो हैं वो चिड़ियों को अच्छी लगती हैं खाने में, यानी उनका टेस्ट अच्छा है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, और इस वजह से वो चिड़ियों का शिकार होने से बच जाती हैं, क्योंकि वो मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह दिखती हैं, और मोनार्क बटरफ्लाइज का टेस्ट चिड़ियों को अच्छा नहीं लगता। इस वजह से वो चिड़ियाँ जो है धोखे में आ जाती हैं कि वायसराय बटरफ्लाई जो मोनार्क बटरफ्लाइज है और वो उनको नहीं खाती हैं। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था, यानी जो उसका रिसर्च वर्क था, वो ये देखना था कि क्या सचमुच में जो है चिड़िया जो है मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती हैं। ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट
ऑर्डिनरी बर्ड फूड, कि स्टार्लिंग जो चिड़िया है वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, सिर्फ वो जो है स्टार्लिंग चिड़िया जो है वो सिर्फ मोनार्क बटरफ्लाइज खाती है जब भी उसे मिलती हैं। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल showed that वायसराय possibly do copy the monarch. एब्राइट सेड, बाद में एब्राइट ने बताया रिसर्च करके, बाय अदर पीपल शोड, उसने दूसरों के द्वारा दिखाया कि दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी मोनार्क्स, की वायसराय जो है मतलब मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी तो हैं, यानी उनकी तरह दिखती तो हैं। और दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न, और जूलॉजी डिवीज़न में यानी काउंटी साइंस फेयर में उस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज़ मिला। एंड थर्ड ओवरऑल इन काउंटी साइंस फेयर, और पूरे काउंटी साइंस फेयर में जो है उसको थर्ड प्राइज़ मिला। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट बिगैन द रिसर्च, रिचर्ड एब्राइट ने एक रिसर्च दूसरी शुरू करी, दैट लेड टू हिज डिस्कवरी, और जिस जो वो मदद पा सका, यानी कि एक ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, यानी कि रिचर्ड एब्राइट ने जो हाई स्कूल में जो प्रोजेक्ट शुरू किया, रिसर्च शुरू करी, उसकी वजह से उसे पता चला एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के विषय में। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ साइकिल, और इनडायरेक्टली यानी कि दूसरे तरीके से इसकी वजह से, इस स्टडी की वजह से, यानी इस रिसर्च प्रोजेक्ट की वजह से उसको एक नई चीज़ पता चली, नई थियरी पता चली, और वो थी लाइफ ऑफ सेल्स, यानी सेल्स कैसे, उनकी क्या लाइफ होती है। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, जिस प्रश्न का आंसर यानी खोज करी उसने, सलूशन खोजा, वॉट इज़ द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा, यानी कि जो मोनार्क प्यूपा है उसके पंखों में जो 12 स्पॉट्स होते हैं उनका क्या रीज़न है, उनकी क्या यूटिलिटी है। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल्स, सबको यही लगता था कि बस वो केवल सजावटी हैं, यानी कि सुंदर दिखें बटरफ्लाई, इस वजह से हैं। एब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर आर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर आर्कहार्ट को ये विश्वास नहीं हुआ। टू फाइंड द आंसर, और इसका पता लगाने के लिए कि क्या कारण है ये 12 स्पॉट्स जो मोनार्क प्यूपा के पंखों में पाए जाते हैं, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, यानी एब्राइट और एक दूसरा एक्सीलेंट बहुत अच्छा साइंस स्टूडेंट था, उन्होंने जो पहले एक डिवाइस बनाई, दैट शोड, जिसने बताया यानी दिखाया, दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, यानी उस डिवाइस से ये पता चला कि ये जो स्पॉट्स हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जो बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट यानी उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी साइंस फेयर, इस प्रोजेक्ट की वजह से एब्राइट को काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज़ मिला, एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इस प्राइज़ की वजह से उसको इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिल गई, यानी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ जो है जूलॉजी के लिए उसको तीसरा प्राइज़ मिला, थर्ड प्राइज़ मिला। ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क, और उसको काम करने का मौका मिला, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान, एट द एंटमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, यानी एंटमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में। At a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड ने अपना प्रोजेक्ट यानी रिसर्च जारी रखी, मोनार्क प्यूपा कैसे बढ़ता है और कैसे वो फुल बटरफ्लाइज में कन्वर्ट होता है। That year his project won first place
एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और इस प्रोजेक्ट की वजह से उसको इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज़ मिला। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और उसकी वजह से उसको दूसरा मौका मिल गया आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का गर्मियों के दौरान। इन दिस सीनियर ईयर, यानी कि हाई स्कूल के सीनियर ईयर में, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक कदम और आगे बढ़ गया। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग्स इन अ कल्चर, उसने जो है मोनार्क विंग्स या मोनार्क बटरफ्लाइज के पंख से जो है एक सेल डेवलप किया। एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग, और दिखाया कि वो जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी और डेवलप हो जाएंगी इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, यानी एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग में, यानी नॉर्मल बटरफ्लाई के पंख डेवलप हो जाएंगे स्केल्स, ओनली इफ़ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, यानी तभी डेवलप होंगे जब वो गोल्ड स्पॉट्स का जो हार्मोन है वो उनको मिलेगा। यानी कि जो हार्मोन है जो 12 स्पॉट्स जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से उसकी ग्रोथ होती है मोनार्क प्यूपा की। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और इस प्रोजेक्ट की वजह से उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला जूलॉजी का इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंड द समर आफ्टर द ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, और वो ग्रेजुएशन के दौरान भी है जो उसने अपनी गर्मियाँ जो है आर्मी लेबोरेटरी में प्रोजेक्ट यानी रिसर्च करते हुए बिताई। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और यूएस डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में भी उसने एक्सपेरिमेंट यानी रिसर्च करी। द फॉलोइंग समर, यानी आने वाली जो गर्मी की थी, आफ्टर हिज फ्रेश मैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब उसने एडमिशन किया, मतलब शुरुआत के दौर में, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एब्राइट जो है वापस गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी में, एंड डिड मोर वर्क, और वहाँ उसने और काम किया ऑन द हार्मोन, वो हार्मोन पर जो 12 स्पॉट्स प्रोड्यूस करते थे फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी लेबोरेटरी के जो सोफिस्टिकेटेड बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट थे उनको यूज़ करके। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और उन इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो जानने में सफल रहा कि हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, यानी जूनियर ईयर के दौरान, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, तभी जो है उसको उसकी जो नई थ्योरी थी सेल लाइफ की, सेल का लाइफ साइकिल क्या है उसके लिए उसको आइडिया मिला। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़ ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन, और ये तब हुआ जब वो हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे को देख रहा था, यानी 12 स्पॉट्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे था उसको देखने के दौरान उसको सेल लाइफ के जो साइकिल है उसको पता करने का आइडिया मिला। When he saw those photos, और जब उसने एक्सरे देखे, एब्राइट डिड नॉट शाउट, वो चिल्लाया नहीं यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, कि मुझे मिल गया, बट ही बिलीव दैट, लेकिन उसको विश्वास हो गया, अलॉन्ग विद हिज फीड फाइंडिंग्स, यानी जो उसकी खोज थी उन्हें जो उसने और बाकी चीज़ें खोजी थी उनके साथ में उसको ये विश्वास हो गया अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, कि इंसेक्ट हार्मोन जो हैं, द फोटोज़ गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, यानी वो जो एक्सरे के फ़ोटो थे उनको देखने के दौरान उसको पता, वन ऑफ द बायोलॉजी की सबसे बड़ी जो मुश्किल थी, दुविधा थी, उसका आंसर उसे मिल गया। क्या था? हाउ द सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स DNA,
यानी जो सेल हैं वो अपना ब्लूप्रिंट यानी डीएनए कैसे रीड कर सकते हैं, यानी सेल का जो डीएनए है उसको कैसे रीड किया जा सकता है। डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। डीएनए जो है एक सेल के न्यूक्लियस में ऐसा सब्सटेंस यानी पदार्थ है दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, यानी वंशानुक्रम को, यानी कि कैसे किस तरह के लोग जो है आगे अगली जनरेशन में पैदा होंगे या पिछली जनरेशन में कैसे थे, ये सब डीएनए से पता चलता है। और इसकी ये जो है एक बहुत बड़ी खोज थी बायोलॉजी की। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और डीएनए जो है निश्चित करता है कि सेल जो है किस तरह की होगी और उसकी क्या फंक्शनिंग होगी, यानी क्या काम होंगे। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, और इस तरह पता चला कि डीएनए जो है लाइफ का ब्लूप्रिंट है, यानी डीएनए की स्टडीज़ से हमें पता चल सकता है कि लाइफ में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, किस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी एक बहुत बड़ी खोज थी। एब्राइट एंड हिज कलीग कॉलेज रूममेट, एब्राइट और उसके कॉलेज रूममेट जो हैं जेम्स और वॉन्ग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। जेम्स एब्राइट और उसके रूममेट ने जो है पूरी रात काम किया, उन्होंने पिक्चर्स बनाई और प्लास्टिक मॉडल्स बनाए मॉलिक्यूल्स के, टू शो कि कैसे ऐसा हो सकता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर, और बाद में उन्होंने साथ साथ प्रोजेक्ट यानी कि जो प्रोजेक्ट के पेपर तैयार किए, थ्योरी लिखी। दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी, और कि कैसे क्या थ्योरी है हार्मोन्स की और सेल्स की फंक्शनिंग की, और डीएनए क्या हेल्प करता है। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, यानी जो लोग एब्राइट को जानते थे उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड एट हाईएस्ट ऑनर्स, यानी कि रिचर्ड एब्राइट जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसने सबसे ज़्यादा इसको मार्क्स स्कोर किए, और क्योंकि जो लोग उसको जानते थे उनको आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो डिज़र्व करता था। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, यानी से उस 1510 स्टूडेंट्स की क्लास में वो सेकंड था। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। एब्राइट जो है आगे बढ़ता गया टू बिकम, और वो जो है एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक रिसर्च स्टूडेंट बन गया। देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, और जो थ्योरी उसने यानी सेल की लाइफ की जो थ्योरी डेवलप करी थी उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे मौका मिला। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, और जो थ्योरी अगर जो उसने डेवलप करी अगर वो सही सिद्ध हो गई, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो लाइफ का जो प्रोसेस है यानी लाइफ साइकिल है उसको समझने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, और इसकी वजह से नए आइडियाज़ मिलेंगे फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, कि कुछ तरह के कैंसर को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है उसके लिए आइडिया मिलेगा, एंड अदर डिजीज़, और दूसरी जो बीमारियां हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सब कुछ संभव हुआ एब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी यानी साइंस के प्रति उसका जो उत्साह था, यानी कि उसकी जानने की जो ललक थी उसकी वजह से। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। उसकी जो हाई स्कूल की रिसर्च थी कि मोनार्क प्यूपा के जो 12 स्पॉट्स हैं उनमें उनका जो हार्मोन निकलता है उसकी वजह से अंततः उसको मदद मिली लाइफ यानी कि सेल की लाइफ साइकिल क्या है उसको समझने में। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगैन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड एब्राइट
का इंटरेस्ट जो है साइंस के प्रति तब से बढ़ा जब उसने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया। बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतना गहरा नहीं था उसका इंटरेस्ट, दैट ही हैज़न टाइम फॉर अनदर इंटरेस्ट, कि वो जो है कोई और दूसरा काम न करे, यानी और उसके दूसरे कुछ उसको और कुछ करना अच्छा ना लगे। एब्राइट आल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर। एब्राइट जो है मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता में जो है चैम्पियन रहा। एंड पब्लिक स्पीकर यानी भाषण देने की कला में भी वो चैम्पियन था। एंड अ गुड कैनोइस्ट, और गुड कैनो जो है एक छोटी नाव होती है, यानी नाव चलाने में भी उसको महारत हासिल थी। एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और यानी आउटडोर गेम्स जो होते हैं उनमें भी उसने जो है अपना परचम लहराया, यानी कि जीत हासिल करी। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। वो रिचर्ड एब्राइट जो है एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी है। पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। पर्टिकुलरली यानी मुख्यतः वो जो है नेचर की फ़ोटोग्राफ्स खींचता है, यानी फ़ोटो लेता है। एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और साइंटिफिक जो एग्जिबिशंस होती हैं, यानी जो साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनकी। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। हाई स्कूल में जो है रिचर्ड एब्राइट ए ग्रेड का स्टूडेंट था। बिकॉज लर्निंग वॉज इजी, क्योंकि लर्निंग यानी सीखना आसान था। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। उसने अपनी जो ऊर्जा है, यानी कि सीखने की जो ललक थी उसकी, उसने अपनी सारी ऊर्जा जो है डिबेट करने में, मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब के लिए डिबेट करने में लगा दी। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, यानी उसको प्रशंसा करने के लिए भी बहुत सारे लोग मिल गए। रिचर्ड ए वीरर, यानी रिचर्ड ए वीरर जो उसका बहुत बड़ा प्रशंसक था वो मिल गया। हिज सोशल स्टडीज़ टीचर, यानी उसके सोशल स्टडीज टीचर थे रिचर्ड ए वीरर, जो उसके बहुत बड़े प्रशंसक थे, यानी कि उनको रिचर्ड एब्राइट बहुत अच्छा लगता था। एंड एडवाइज़र, और वो उसके सलाहकार भी थे। टू बोथ क्लब्स, दोनों क्लब के। मिस्टर वीरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। वो बताता है कि मिस्टर वीरर जो है मेरे लिए एक परफेक्ट आदमी थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। उन्होंने जो है मेरे दिमाग में नए नए आइडियाज़ भर दिए, यानी कि नई नई खोज करने के लिए उन्होंने मुझे आइडियाज़ दिए। रिचर्ड एब्राइट ने ये बताया। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वीरर सेड। मिस्टर वीरर बताते हैं कि रिचर्ड जो है हमें हर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट करता था, यानी कि जितना करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो मेहनत करता था। वॉट प्लीज्ड मी वॉज, और जो बात उनको सबसे ज़्यादा खुश करती थी एब्राइट के विषय में, हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night. Here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research. यानी कि ये आदमी जो है रिसर्च एब्राइट के विषय में मिस्टर वीरर कहते हैं कि 3 या 4 घंटे रात में वो डिबेट तैयार करता। बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च, यानी अपनी रिसर्च के अलावा जो है 3-4 घंटे वो डिबेट तैयार करने में लगाता था। विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट, यानी कि 3-4 घंटे वो जो है डिबेट के लिए देता था, और भी दूसरे इंटरेस्ट जो थे वो, यानी सब काम वो करता था। रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव। रिचर्ड जो है कम्पिटिटिव थे, यानी उसके प्रतियोगिता हमेशा रहती थी, यानी पॉजिटिव रहता था वो हर चीज़ के लिए। मिस्टर वीरर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस, यानी उसका जो दिमाग था, यानी कि बैड सेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंस में वो कंपटीशन देता था लोगों को। ही एक्सप्लेन्ड, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक। वो बताते हैं कि रिचर्ड जो है जीतने के लिए, सिर्फ जीतने के लिए नहीं उत्सुक रहता था कि यानी उसको मेडल मिल जाए या प्राइज़ मिल जाए। रादर इसके अलावा ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो इसलिए जीतता था कि वो जो है अपना बेस्ट देता था, यानी कि सबसे ज़्यादा मेहनत जितनी वो कर सकता था वो करता था। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और सही वजह से, यानी पॉजिटिव तरीके से वो बेस्ट बने रहना चाहता था, यानी किसी को नीचे दिखा करके बेस्ट नहीं बनना चाहता था वो। एंड दैट इज़ वन ऑफ द
इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और वो बताते हैं कि ये जो है सबसे बड़ी क्वालिटी है साइंटिस्ट बनने में। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, यानी कि फर्स्ट रेट माइंड यानी तेज़ दिमाग के साथ कोई आदमी अगर है, एड क्यूरियोसिटी यानी उसके अंदर जानने की उत्सुकता है, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, और वो जो है सही पॉजिटिव चीज़ के लिए वो जीतना चाहता है, यानी कि किसी को नीचा दिखा करके नहीं। अगर ये चीज़ें हैं कि यानी किसी आदमी का दिमाग बहुत तेज़ है और उसके अंदर जानने की उत्सुकता है और वो पॉजिटिव तरीके से वो जीतना चाहता है, तो ये अगर चीज़ें मिला दी जाएं तो एक साइंटिस्ट बन सकता है। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और एब्राइट के अंदर ये क्वालिटीज़ थीं। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क्स एक्स ओपन द वर्ड ऑफ साइंस टू हिम, और जब से उसने जो है ये बुक पढ़ी थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, इसकी वजह से पूरी साइंस की जो दुनिया है उसके लिए खुल गई। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरोसिटी, और रिचर्ड एब्राइट ने जो है अपनी साइंटिफिक क्यूरोसिटी यानी कि अधिक से अधिक चीज़ों के विषय में जानने की जो उसका इच्छा होती थी वो कभी कम नहीं हुई उसकी। स्टूडेंट्स, नाउ द लेसन इज ओवर। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द क्लियर एंड ईजी आइडिया अबाउट द लेसन, and I request you all that if you really like the explanation given by me, you must subscribe the channel, share it, like it, and do whatever is necessary to let the other people know. Thank you.